अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसको हमने अंडरस्टैंड किया। उसमें कुछ सेक्शंस थी, उनको हमने समझने की कोशिश की। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो कुछ रिमेनिंग सेक्शंस हैं जिनमें सेक्शन नंबर 12 से लेके हम कवर करने की कोशिश करेंगे सेक्शन नंबर जो हमारा बनेगा 28 तक, ताकि हम उसको भी समझ सकें, अंडरस्टैंड करें। क्योंकि आप लोगों को पता है अब जो तहसीलदार का जो फेज 2 है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अप्रैल के मिड में या उसके एंड पे लाजमी तौर पर हो जाएगा। तो उसके लिए रेवेन्यू लॉज जो हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना समझना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। जब तक हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनको कंसेप्ट को नहीं समझेंगे और फिर उनमें जो सेक्शंस हैं उनको प्रॉपर वे में रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम इसमें 100 में से मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकें। तो उसी के लिए हमने आप लोगों की आसानी के लिए ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया, ताकि आप लोग इन जो रेवेन्यू लॉज हैं उनको अच्छे तरीके से समझ सकें, उनके लिए आपके लिए आसानी हो जाए, ताकि पेपर वाले दिन आपको चीज़ों को रिवाइज करना और उनको कंप्रीहेंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारा जो सेक्शन नंबर 12 है उसको हम पढ़ते हैं कि रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ओवर प्रोड्यूस। जो ये चैप्टर 3 हमारा बनता है, तो उसमें हमारे पास जो रिस्पेक्टिव राइट्स बनते हैं, जो लैंडलॉर्ड जो किराएदार है, जो मालिक मकान है सॉरी, और टेनेंट जो बेसिकली किराएदार है, वो जो भी प्रोड्यूस जो भी जमीन में जो कुछ भी उगा रहे हैं उसके ऊपर उनके क्या क्या राइट बनते हैं उसको हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहली चीज जो हमें सिंपल फॉर्म में समझ आती है कि रेंट जो है, जो किराया है, वो पहली चार्ज बनेगा जो भी प्रोड्यूस करेंगे आप टेनेंसी पे। यानी एक टेनेंसी जो एरिया जिसके बारे में डेफिनेशन हमने प्रीवियसली अच्छे तरीके से समझी थी, तो उस एरिया में जो भी आप उगा रहे हो वो बेसिकली किराए की फार्म में आपको शामिल हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि जो भी किराएदार है, टेनेंट है, वो बेसिकली जो भी जमीन उसको मिली हुई है उसमें वो कोई भी चीज उगा भी सकता है, उसे काट भी सकता है। और उसमें जो भी इंटरफेरेंस है लैंडलॉर्ड की, वो इजाजत नहीं होगी कि वो इंटरफेयर करे इस तरह के मामलात में। उसके बाद अगर जो भी आपके पास रेंट है, अगर वो रेंट मिलना है डिवीजन के बाद, डिवीजन मीन जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी फसल उगा रहे हो, अगर रेंट बेस करता है उस डिवीजन के ऊपर, तो उस सूरत में जो टेनेंट है वो उसमें डिवीजन के बाद जो भी शेयर बनेगा वो उसका हकदार होगा। लेकिन अगर वो डिवीजन नहीं है, रेंट जो है वो बेस नहीं करता डिवीजन पे, उस सूरत में जो टेनेंट होगा वो पूरी प्रोड्यूस को कंट्रोल करेगा। इसी तरीके से जो जब तक वो डिवीजन नहीं होती तब तक भी उस जो भी प्रोड्यूस आपकी मौजूद होगी उसको कंट्रोल टेनेंट करता रहेगा। डिवीजन के बाद सबको जो शेयर होगा, जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, उनको मिल जाएगा। और जो लैंडलॉर्ड होगा वो तब तक जो डिवीजन हो रही होगी उस वक्त मौजूद होगा और अपना शेयर लेगा और बात खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 12 बनता है। उसके बाद हमारा जो सेक्शन नंबर 13 बनता है वह है कम्यूटेशन एंड अल्टरेशन ऑफ रेंट, कि उसमें जो भी तब्दीलियां की जा सकती हैं रेंट में। तो बकोल एक्ट के रेंट जो है वो तब तक तब्दील नहीं किया जा सकता जब तक दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों की मंजूरी ना हो। और उस सूरत में कि ये बेस किस पे करता हो, पहली चीज के डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस जिसकी हमने प्रीवियसली बात किया, फिर रेट्स रिलेटेड टू क्रॉप्स, यानी जो भी क्रॉप है जो भी उगाई जा रही है उससे रिलेटेड जो भी उसका रेट बनता है, उसको बेचने के बाद जो चीज भी पैसा मिलेगा उस हिसाब से क्या रेंट है। या फिर रिकग्नाइज्ड एरिया मैयर्स, यानी जो भी एरिया गया हुआ है उसको टेनेंट को दिया हुआ है, उसका एरिया मैयर होगा, उस हिसाब से एक सालाना जो भी अमाउंट मिलनी है या मंथली मिलनी है उस हिसाब से हो सकता है। या फिर एक ग्रॉस रेंट बन सकता है उस टेनेंसी के ऊपर। तो ये सारी चीजें उसी वक्त चेंज हो सकती हैं अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों की मंजूरी होगी, अदरवाइज आप उसमें रेंट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो रेंट है वो कैन नॉट बी रेज्ड हायर, बढ़ाया नहीं जा सकता। जो पिछले साल रेंट था उससे ज्यादा नहीं आप कर सकते जब तक कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना आ जाए। तो ये हमारा 13 नंबर सेक्शन बनता है। उसके बाद जो 14 सेक्शन है हमारा, वो हमें बताता है पेमेंट्स फॉर लैंड ऑक्युपाइड विदाउट लैंडलॉर्ड्स कंसेंट, यानी जो लैंडलॉर्ड है बेसिकली जो मालिक मकान है उसकी मंजूरी के बगैर अगर किसी ने
उस जमीन को ऑक्युपाई किया हुआ है, तो उस सूरत में पेमेंट का क्या सिचुएशन होगी? तो उस सूरत में रेंट जो होगा, जो भी पिछले साल जो रेंट का रेट जा रहा होगा, उसी हिसाब से रेंट वो इंसान पे करेगा, या कोई भी फेयर अमाउंट जो डिसाइड कर सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और अगर वो रेंट पे नहीं किया गया, उस सूरत में वो जो किराया होगा या तो वो फेयर अमाउंट पे बेस करेगा, या फिर जो भी पिछले साल उसकी अमाउंट होगी उस हिसाब से वो रेंट पे किया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 14 बन गया। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 है कि कलेक्शन ऑफ रेंट्स इन केस ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कई ज्यादा लैंडलॉर्ड है, यानी कई लोग कहते हैं कि ये हमारी जमीन है, उस सूरत में रेंट किस तरह कलेक्ट होगा? तो उस सूरत में जब मल्टीपल लैंडलॉर्ड हो, मल्टीपल मालिक मकान हो, तो टेनेंट सिर्फ एक लैंडलॉर्ड को ही पेमेंट करेगा, और वो लैंडलॉर्ड कौन बनेगा? जिसको बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड करेगा कि इसको पेमेंट करनी है। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 है। अच्छा, ये बड़ा आपने ज़हन में रखना है कि जो अमेंडमेंट वाले सेक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि एमसीक्यूज में काफ़ी ज़्यादा वो आ रहे होते हैं, और इस तरह की जो हमारे सेक्शंस बनते हैं इनको हमें याद रखना चाहिए प्रॉपर वे में, क्योंकि ये एमसीक्यूज का पार्ट बनते हैं, और ये हमें, जैसे आप कहें कि आप रिवाइज करो बार बार ताकि आपको ये याद रहे। तो सेक्शन नंबर 15 ये है कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज रिगार्डिंग रेंट एंड गवर्नमेंट यूज, जो भी लाइबिलिटी बनती हैं, जो भी राइट्स बनती हैं रेंट के और गवर्नमेंट यूज के, वो किस पे बेस करती हैं? वो बेस करेंगी वो रेशो की जो के यूज हुई थी 20 दिसंबर 1971। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 20 दिसंबर 1971 की जो रेशो यूज हुई थी उस पे बेस करता होगा जो रेंट और प्रोड्यूस होगी वो किस तरीके से शेयर की जानी है। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 16 है कि प्रिजम्पशन की अबाउट प्रोड्यूस एंड रिमूव बिफोर डिवीजन, यानी अगर कोई भी आपका फॉर एग्जांपल अगर टेनेंट है वो रिमूव कर देता है प्रोड्यूस को इम्प्रॉपरली, यानी अगर डिवीजन से पहले ही उसमें वो कोई घपला कर देता है, कोई दो नंबरी कर देता है, असल में जितनी प्रोड्यूस थी उससे कम वो डिवीजन के दौरान पर सामने पेश करता है, तो उस सूरत में अगर ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि उसने कोई दो नंबरी किया है, कोई घपला किया है, तो जो भी उसी लैंड एरिया के मुकाबले में कोई भी दूसरी जमीन जहाँ पे कितनी क्रॉप उगी हुई है, कितनी फसल उगी थी, उसी हिसाब से डिवीजन की जाएगी, उतना उसको पैसे या डिवीजन करके वो चीज शेयर की जाएगी, यानी उसको एक पेनल्टी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद है अपॉइंटमेंट। तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी है सेक्शन 17 हमें बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी फॉर प्रोड्यूस डिवीजन, यानी जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उगा रहे हो, उसकी जो डिवीजन करनी है उसके लिए रेफरी होना चाहिए। जैसे आपको पता है क्रिकेट का मैच हो, कोई भी हो, तो आपका एक थर्ड पार्टी पर्सन तो जरूरी है जो कि आपके इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, जो कि अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से, फेयर तरीके से मामलात को सर अंजाम दे। तो अगर उस सूरत में डिवीजन के दौरान अगर लैंडलॉर्ड और टेनर दोनों या दोनों में से एक उस डिवीजन के प्रोसेस में नहीं आता, तो जो रेफरी अपॉइंट किया जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, वो उस डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस को रिजॉल्व करेगा, वो जो भी फैसला देगा उस हिसाब से डिवीजन हो जाएगी। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर्स होंगे, प्रोसीजर फॉर डिवीजन। तो असेसर जो होंगे वो बेसिकली रेफरी को असिस्ट करेंगे प्रोड्यूस को डिवाइड करने में। और अगर कोई भी पार्टी यानी लैंडलॉर्ड या टेनामेंट से कोई भी अटेंड नहीं करता उस डिवीजन वाले प्रोसेस को, तो वो रेफरी जो है, अगर वो दोनों नहीं आते उस सूरत में भी, दोनों में से एक भी आता है उस सूरत में भी, वो उनके बगैर उस प्रोसेस को स्टार्ट करवा सकता है। उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर है आफ्टर डिवीजन के, वो ये बनता है कि जो डिवीजन होगी, जो प्रोसेस होगा, उसको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर उस सारे प्रोसेस को रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ भेजा जाएगा ताकि वो उसको अप्रूव करे। और अप्रूवल करने के बाद फिर जो ऑफिसर होगा वो उस डिवीजन को, जो भी प्रोसेस होगा उसको एडजस्ट करेगा, और उसकी जो भी कॉस्ट बनती होगी उस प्रोसेस की उसको सेट करेगा। उसके बाद जो 20 हमारा सेक्शन नंबर बनता है वो एनहांसमेंट ऑफ प्रोड्यूस रेंट्स फॉर ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, यानी जो भी टेनर ने जमीन ऑक्युपाई की हुई है उसकी जो रेंट है प्रोड्यूस रेंट्स, उसमें इन्हांसमेंट उसको अगर बढ़ाना है तो किस सूरत में बढ़ाया जा सकता है? वो उस सूरत में बढ़ाया जाएगा अगर जो लैंड थी उसको जो मिली हुई थी वो पहले अनइरिगेटेड थी, यानी उस पर पानी नहीं उसको मैसर था, लेकिन अब वो अचानक किसी वजह से वो इरिगेटेड या फ्लडेड लैंड बन गई, उस सूरत में उसका जो रेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है। और सेम यही प्रोसीजर है 21 सेक्शन में कि वो रिडक्शन भी की जा सकती है अगर ऐसी लैंड
उसका रेंट कम किया जा सकता है अगर वो जो पहले थी फ्लडेड या इरिगेटेड थी, अब वो अनइरिगेटेड बन गई या अनफ्लडेड लैंड बन चुकी है। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 21 हो गया। उसके बाद सेक्शन नंबर 22 जो है हमारा, वो एनहांसमेंट ऑफ कैश रेंट्स फॉर ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, यानी जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं उनकी एनहांसमेंट किस तरीके से होगी, तो वो बेस करेगी लैंड रेवेन्यू रेट्स, जो भी लैंड रेवेन्यू के रेट्स होंगे उसके मुताबिक बेस करेगी, उस हिसाब से उसकी जो कैश रेंट है उसको बढ़ाया जा सकेगा। और जो रेंट होगा वो किसी सूरत भी उस अमाउंट से लो नहीं हो सकता जो भी अमाउंट लैंड रेवेन्यू ने डिसाइड की गई होगी। उसके बाद जो रिडक्शन ऑफ कैश रेंट्स है, पहले हमने इन्हांसमेंट पढ़ा, अब रिडक्शन भी उसी प्रोसेस के साथ होगा कि जो डिक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी, वो ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इशू आ जाता है जो टेनर के कंट्रोल में नहीं है, जो किराएदार है उसके कंट्रोल से बाहर चीज है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो रिड्यूस हो गई है, वो कम हो गई है, वो फसल उतनी नहीं उगा पा रहा, तो उस सूरत में भी जो कैश रेंट है उसको आप डिक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास बनता है लीगल प्रोसेस, सेक्शन नंबर 24 फॉर रेंट एनहांसमेंट और रिडक्शन। तो लीगल प्रोसेस ये हो सकता है कि मे बी कोई भी इंसान रेवेन्यू कोर्ट के पास जा सकता है, रेवेन्यू कोर्ट जो है वो उस प्रोसेस को देख के फेयर तरीके से देखते हुए या तो उसको इन्हांस कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं रेंट को, जो भी टेनेंट उस ऑक्यूपेंसी राइट रखता है, यानी उसके लिए उस रेंट को या तो बढ़ा भी सकते हैं या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं, जो भी उनको उस सूरत में फिजिबल नजर आएगा। और जो रेंट है, अगर फॉर एग्जांपल आप एक कोई भी किराएदार है, टेनेंट है, वो कोर्ट में चला गया है कि उसका रेंट बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो अगर एक दफा उसका जो रेंट है वो चेंज हो चुका है, तो जो भी प्रीवियस इन्हांसमेंट हुई थी उसके विद इन 5 ईयर तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि लैंडलॉर्ड 1 साल बाद फिर चला जाए कोर्ट में और ये कह दे कि रेंट जो है वो बढ़ा दिया जाए, तो अगर वो रेंट 1 साल पहले बढ़ चुका है तो विद इन 5 ईयर उस रेंट की एनहांसमेंट नहीं होगी। लेकिन उस सूरत में एक कंडीशन जरूर मौजूद है कि एक सूरत में जरूर उसको बढ़ाया जा सकता है, अगर उस एरिया को असेस किया जाता है, रीअसेस करने के बाद उसमें काफी ज्यादा कोई तब्दीलियां रूनमा होती हैं, कुछ कंडीशन हमने प्रीवियसली भी पढ़ी हैं, तो उस सूरत में उसकी जो इन्हांसमेंट है वो की जा सकती है। फिर डिस्क्रिशन फॉर रेंट एडजस्टमेंट, तो किसके पास पावर है, ये पावर है कोर्ट के पास। तो जो कोर्ट होगी वो बेसिकली एक फेयर रेंट को हमेशा से डिटरमिन करेगा, लेकिन वो अमाउंट किसी सूरत भी जो लैंड रेवेन्यू अमाउंट है उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो, फेयर हो, वो कितनी ज्यादा हो सकती है वो डिसाइड करेगा कोर्ट। उसके बाद इफेक्टिव डेट ऑफ रेंट चेंज, देखो अब हमने प्रोसेस पढ़ा, इतने ज्यादा सेक्शंस पढ़े हैं जिसमें आप रेंट को चेंज कर रहे हो, चाहे रिड्यूस कर रहे हो, चाहे इंक्रीज कर रहे हो, तो वो इफेक्टिव डेट बनेगी एक तो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया, या तो उसको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि कौन सी डेट से ये इफेक्टिव हो जाएगा, और अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया तो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर से वो इफेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद जो एडजस्टमेंट्स हैं ऑफ रेंट्स बेस्ड ऑन लैंड रेवेन्यू चेंजेस, तो एडजस्टमेंट ऑफ रेंट जो होंगी, जो भी लैंड रेवेन्यू चेंजेस होंगी, रेंट जो होगा ऑफ कोर्स उसी के मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा, जो भी तब्दीलियां जो हमने प्रीवियसली सेक्शन में पढ़ी हैं उसी हिसाब से रेंट को तब्दील किया जाएगा। और जो भी चेंज किया जाएगा रेंट में, तब्दीली लाई जाएगी, उसको हम एनहांसमेंट या रिडक्शन नहीं समझेंगे, क्योंकि रिडक्शन और एनहांसमेंट समथिंग एल्स आएगा। लेकिन जो भी चेंजिंग की जा रही है रेंट के अंदर, कि अगर बढ़ाया जा रही है, कम किया जा रहा है, वो उसमें उस जुमरे में नहीं आएगा। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 27A है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि ये अमेंडमेंट वाला है। ये एडजस्टमेंट ऑफ रेंट है इन अटक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ, यानी वही बात वही है जो हमने प्रीवियसली पढ़ी है, बस फर्क क्या है कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली अटक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, उसमें जो तब्दीलियों की बात की जा रही है। उसके बाद जो अल्ट्रेशन ऑफ रेंट ऑन अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, यानी अगर एरिया भी अल्टर हो गया है तो उस सूरत में जो आपका रेंट है वो भी तो अल्टर होगा, वो भी तो तब्दील होगा। तो सेक्शन नंबर 28 हमें इस बारे में बताता है कि हर जो टेनेंट होगा वो एडिशनल रेंट पे करेगा अगर वो लैंड जो वो ऑक्यूपाई कर रहा था, जो भी प्रीवियस एरिया बना था, वो उससे एक्सीड कर रहा है उस लिमिट से। अगर वो जो एरिया जो भी उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था उसको जो ग्रांट दिया था
जो उसको गिवन था ऑक्यूपेंसी, उससे वो एरिया एक्सीड कर रहा है, तो उस सूरत में उसे एडिशनल रेंट देना पड़ेगा। अनलेस कि जो एक्सेस लैंड है, जो एक्स्ट्रा जमीन उसके कब्जे में आई हुई थी, वो ओरिजिनली पार्ट ऑफ टेनेंसी तो थी, लेकिन वो किसी नेचुरल काज की वजह से लास्ट हो गई थी, फ्लड आ गया, कोई और रीजन हो गया, तो उस सूरत में उसके रेंट में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। सेम केस होगा कि एक टेनेंट है, जो जैसे हमने एडिशनल रेंट की बात की कि उसके पास अगर एक्सीड हो जाए एरिया, इसी तरीके से रेंट रिडक्शन भी हो जाएगा अगर उसका जो एरिया था, जो लैंड का, वो डिक्रीज कर जाता है किसी वजह से। लेकिन अगर वो डिक्रीज जो है, वो लॉस जो है, वो किसी नेचुरल काज की वजह से है, तो उस सूरत में ये कंडीशन लागू नहीं होगी। उसके बाद जो कोर्ट है, जब भी वो कोई डिसीजन ले रही होगी, रेंट एरिया को डिटरमिन कर रहा होगा, तो कुछ कंडीशंस हैं, उनको वो लाजमी जहन में रखेंगे। एक तो ये कंडीशन होगी कि टेनेंट्स ओरिजिनल ऑक्यूपेंसी टर्म्स क्या हैं। क्या वो टर्म्स जो हैं, वो रेंट जो है वो फिक्स है उस पूरे लैंड के लिए, या फिर उसको एक स्पेसिफिक लैंड मिली हुई है। तो एक तो इस चीज को मद्देनजर रखेंगे। दूसरा, कि टेनेंट क्या अलाउ था कि उसको एक्स्ट्रा लैंड ऑक्यूपाई वो कर सकता है विद और विदाउट इंक्रीज रेंट, यानी कोई शिक ऐसी लिखी हुई है, कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ है जिसमें ये बात लिखा हुआ है कि विद और विदाउट इंक्रीज रेंट, के रेंट को बढ़ाए बगैर वो एक्स्ट्रा लैंड को ऑक्यूपाई कर सकता है, और उसमें लैंडलॉर्ड का नॉलेज और कंसेंट की जरूरी है या नहीं है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन ऐड है तो ऑफ कोर्स फिर लैंडलॉर्ड की परमिशन के बगैर वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद जो लेंथ ऑफ टाइम, देयर हैज बीन नो डिस्प्यूट ओवर द लैंड एरिया, रहा यानी कितना अर्सा हो गया है कि जो भी लेंथ थी उस जमीन की, उस पे किसी किस्म का कोई भी झगड़ा है नहीं है, उस चीज को भी मद्देनजर रखा जाएगा। फिर इसी तरीके से एनी रेंट एडजस्टमेंट, कोई भी रेंट जो होगा, किराया होगा, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज जो भी किया जाएगा, वो कोर्ट हमेशा फेयर वे में उसको डिसाइड करेगा और स्पेसिफाई करेगा न्यू रेंट जो इफेक्टिव होगा, या तो न्यू एग्रीकल्चर ईयर से, या फिर जो हम डेट स्पेसिफाई कोट करेगी। और सेम केस होगा एडिशन में, रिडक्शन में भी। और उसके बाद ये कहते हैं कि रेंट एडिशंस और रिडक्शंस अंडर दिस सेक्शन आर नॉट कंसीडर्ड रेंट इंक्रीज और डिक्रीज अंडर दिस, यानी जो भी रेंट को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर, उसको हम रेंट में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कहलाएंगे। तो दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे, रिडक्शन और एडिशन में, और इंक्रीज और डिक्रीज रेंट में। तो यहाँ तक हमने बहुत सिंप्लीफाई वे में जो एक्ट था उसको हमने पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, ताकि हमें उसकी समझ आए, ताकि हमें जो भी टेनेंसी एक्ट है उसकी जो सेक्शन है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, उसको हमने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में करने की कोशिश किया ताकि हम उसको समझ सकें। तो आई होप सो